जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इनका कार्यकाल देखेंगे तो 1856 से 1862 तक रहता है। और इनके कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ। सबसे पहले ये 1856 में आते हैं और आते से ही ये क्या करते हैं, पहला काम करते हैं, विधवाओं का पुनर्विवाह करवाते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत में जो कानूनी रूप से प्रथम जो विधवा पुनर्विवाह होता है वो 7 दिसंबर सन 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में संपन्न हुआ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के समय में एक एक्ट पारित होता है, एक कानून बनाया जाता है। इसके माध्यम से विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाता है। इससे पहले सन 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, क्योंकि 1828-29 से पहले जो महिलाएं थी उन्हें सती होना पड़ता था, ध्यान रखिए। तो महिलाओं के सती प्रथा पर रोक किसने लगाई है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद रखिए, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह करवाया है। और जो सती प्रथा है उस पर रोक लगाते हैं आपके राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों लोगों को याद रखिए, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे देखते हैं। सन 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून बनाया जाता है और इस कानून से संबंधित या फिर इस कानून के अनुसार ये निश्चित कर दिया जाता है कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। 1856 में क्या होता है, पैतृक संपत्ति अधिनियम आता है। ठीक है, ये कैसा अधिनियम है तो आप लोगों ने चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था है। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है ना। फिर 1793 में क्या होता है, चार्टर एक्ट आता है। 1793 में पहला चार्टर एक्ट आता है। फिर 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आता है और 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट आता है। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति होगी। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या होता है, ईसाई मिशनरियों की भारत में एंट्री हो जाती है। जब ईसाई मिशनरी भारत में एंट्री करते हैं तो वो भारतीयों को, तो भारतीय क्या करते हैं, ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। क्योंकि ईसाई मिशनरी इसलिए आते हैं कि वो संपूर्ण भारत में ईसाइयों के जो धर्म है उनका प्रचार प्रसार कर सके। अब कुछ लोग ईसाई धर्म को ग्रहण करते थे, अर्थात अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में परिवर्तित होते थे। तो क्या होता था कि उन्हें उनकी जो संपत्ति है उसे त्यागनी पड़ती थी। यदि वो संपत्ति नहीं त्यागेंगे तो वो ईसाई नहीं बन सकते हैं। यदि ईसाई बनना चाहते हैं तो उन्हें उनकी संपत्ति को त्यागना पड़ेगा। इसलिए एक एक्ट आता है 1856 में, पैतृक संपत्ति एक्ट, है ना। इसके माध्यम से क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण करता है या फिर किसी और धर्म को ग्रहण करता है तो उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता है। इस एक्ट के माध्यम से ध्यान रखिएगा। अब हम और आगे देखेंगे। सन 1857 में नियंत्रक महालेखा पद का जो सृजन किया जाता है और स्वतंत्रता के पश्चात यह पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहलाया जाता है। तो आप देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मैंने पॉलिटी में डिटेल से नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया है भारतीय संविधान में। ठीक है, अच्छा, भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 148 से 151। ठीक है, 148 से 8 से 151, हाँ 151 यानी 151, सही है। ठीक है, तो मैंने डिटेल से पढ़ा है, आप इसको जाके देख सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये घटना है लॉर्ड कैनिंग के समय में इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि सन 1857 का जो विद्रोह है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। ध्यान रखिए, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था जिसे सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। आप सबने पढ़ा होगा सन 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, वो किसके कार्यकाल में हुआ था, तो वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में होता है। और विद्रोह सन 1857 के विद्रोह के बाद, क्योंकि 57 में बहुत तेज़ी से विद्रोह होता है, आप सभी लोग, मैंने डिटेल से पढ़ा है इस विद्रोह के बारे में कि सन 1857 है उसका विद्रोह क्यों होता है। मंगल पांडे से इस विद्रोह की शुरुआत होती है दिल्ली में, आपके लखनऊ में।
ठीक है। दिल्ली से कौन नेतृत्व करते हैं? लखनऊ से झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से आपके जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं वो नेतृत्व करते हैं। इस तरीके से क्रांति होती है और बहुत बड़ी ये क्रांति होती है, क्योंकि ये विद्रोह होता है लेकिन बहुत बड़ा विद्रोह होता है, इसीलिए इसको क्रांति का नाम दे दिया जाता है। ध्यान रखिए, सन 1857 की क्रांति का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है ना। इसीलिए हम लोग इतिहास में इन घटनाओं को कवर करते हैं ताकि आगे तक ये चल सके और हम इनसे शिक्षा ले सकें। जब ये विद्रोह होता है तो इस विद्रोह के बाद क्या होता है? तो विद्रोह के बाद कंपनी का जो शासन है भारत से समाप्त हो जाएगा, यानी हो ही जाता है, एवं भारत पर सीधे ब्रिटिश की क्राउन का नियंत्रण हो जाता है। ब्रिटिश की क्राउन यानी कि ब्रिटिश की संसद का नियंत्रण हो जाता है 1857 के बाद में, है ना। और जो भारत के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो सब कौन बनाएगा? ब्रिटिश की क्राउन, वहाँ की संसद बनाएगी। और इससे पहले कौन बनाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए नियम कानून बनाया करती थी। ध्यान रखिए, सन 1858 में आ जाएंगे। अब 1858 में क्या घटना हुई है? तो देखिए सन 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव करने थे, बहुत सारे नए कानून लेके आने थे क्रांति के बाद में। इसलिए हमें क्या, जो ब्रिटिश की जो संसद रहती है, जो क्राउन रहती है, वो सन 1858 में भारत शासन अधिनियम लेकर आती है, जिसके तहत मुगल सम्राट का जो पद है उसे समाप्त कर दिया जाता है। जो मुगल सम्राट होते थे, है ना, जो लास्ट भारत के मुगल सम्राट रहते हैं वो बहादुर शाह जफर द्वितीय रहते हैं और उन्हें अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। सन 1857 की क्रांति के बारे में दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको एक ही वीडियो में आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और इस पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। एक और घटना है सन 1858 में, कि सन 1858 में का जो एक्ट आता है उस एक्ट में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और भारत में वायसराय की नियुक्ति कर दी जाती है। अब क्या होगा? अब जो भी व्यक्ति आएगा उसको गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, उसको वायसराय कहा जाएगा। इस प्रकार इस एक्ट के समय, क्योंकि 1858 में एक्ट आता है और इस एक्ट के अनुसार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन रहते हैं? लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके समय में ही 1857 का विद्रोह होता है। एक और घटना देखिए, ये तो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि सन 1858 में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है और उसका पद ही समाप्त कर दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सन 1861 की घटना के बारे में। सन 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हो जाता है तथा पोर्टफोलियो प्रणाली की भारत में स्थापना की जाती है। पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना होती है 1861 का कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, ध्यान रखिए। और कैनिंग के समय में सन 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जाता है। और क्या होता है? उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जाएगा, इसके अनुसार पुराने सुप्रीम कोर्ट एवं सदर अदालतों को समाप्त करके कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, जो पुराने सुप्रीम कोर्ट थे उनको समाप्त किया जाएगा और एक कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय बनाए जाएंगे अलग अलग। ध्यान रखिए, ये हम लोगों ने कवर किया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 में रहता है। इनके समय में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी में के एग्ज़ाम में इन सब संबंधित जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि नहीं पसंद आया तब भी कमेंट कीजिएगा, है ना। जिस तरीके से आपको वीडियो लगा है, ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके हम जो भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो सही है, वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट ही कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।